हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ब्राइट फ्यूचर में। चलिए दोस्तों, कोर पेपर 3 का अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रीतिकाल नामकरण की सार्थकता स्पष्ट कीजिए कि इस काल को रीतिकाल नामकरण क्यों दिया गया, रीतिकाल नाम क्यों दिया गया। तो चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में संवतः 1700 से 1900 तक के कालखंड को रीतिकाल कहा गया। दोस्तों, किसी भी कालखंड का निर्माण और उसका नामकरण यूं ही नहीं होता। इसमें उस समय की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक इत्यादि सारी परिस्थितियां जिम्मेवार होती है। जैसे कि भक्ति काल का बाहरी तथा भीतरी पक्ष कलात्मक, भावात्मक, भाषा शैली आदि के द्वारा विस्तार पूर्वक समझाया गया है। भक्ति काल में भक्ति ही मानव मोक्ष का एकमात्र साधन था, जिसमें भक्ति सच्चे दिल से की जाती थी। उस समय जितने भी कवि हुए थे ना, सारे ईश्वर प्रेमी थे। हिंदू हो या मुसलमान हो, आप लोग पढ़ लीजिएगा, हिंदी के गेस्ट पेपर में आपको मिल जाएगा। भक्ति काल में जितने भी कवि हुए सारे भक्त ही थे। हर किसी न किसी मतलब ईश्वर के किसी न किसी रूप के दीवाने ही थे। भक्ति काल के सारे जीव जंतु भक्ति में ही लीन रहा करते थे। उनमें झूठ, हिंसा, लोभ आदि का वश नहीं चलता था। वे अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर को समर्पण करने में विश्वास रखते थे। वे अपना नाम, धन, ऐश्वर्य के लिए काव्य नहीं लिखते, अपितु काव्य उनकी हृदय की सच्ची अनुभूति हुआ करती थी, जो वे काव्य के रूप में व्यक्त करते थे। भक्ति काल के कवि अपने काव्य में सच्चाई को ही लिखते और राधा कृष्ण के शुद्ध पवित्र प्रेम का गुणगान करते थे। लेकिन धीरे धीरे वे सत्यता, वो विश्वास कहीं खो गया और जन्म हुआ रीतिकाल का। उस समय की सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस काल का नाम रीतिकाल पड़ा। हिंसात्मक प्रवृत्तियों का फैलाव हुआ। अब कवियों के काव्य में सत्यता कहाँ? कवि तो बस खुद को सर्वोत्तम कवि साबित करने की चेष्टा करने लगे और अपने शासकों के झूठे गुणानुवादों से अपनी झोली भरने लगे। वे अपने राजाओं को खुश करते, उनका गुणगान करते और राजा उन्हें मोहरे देकर खुश करता। ऐसे ही कुरीतियां सारे चलने लगी और नाम पड़ गया रीतिकाल। रीतिकाल में पहला कवि हुआ कवि केशवदास। कवि केशवदास जी ने काव्यों के सभी अंगों का शास्त्रीय पद्धति से निरूपण किया। इसी कारण कवि केशवदास को रीतिकाल के प्रथम आचार्य कहा जाता है। लेकिन केशवदास ने अपने आचार्य, केशवदास के जो आचार्य थे भामह, उद्भट, उन लोगों ने जो शिक्षाएं दी थी, कवि केशवदास उन्हीं शिक्षाओं से तो सभी को शिक्षा देने लगे। वे अलंकार और अलंकार्य में भेद न समझे, परंतु अन्य कवि इनके मार्ग पर नहीं चले, क्योंकि उन्हें अलंकार और अलंकार्य एक से प्रतीत नहीं हुआ। केशवदास की ये रचना है कवि प्रिया। इस कवि प्रिया के 50 वर्ष बाद अखंड परंपरा का आरंभ हुआ, जिसमें अलंकार और अलंकार्य का भेद हुआ और सभी इन्हीं के मार्ग पर चले। इसीलिए कवि केशवदास को कठिन काव्य के प्रेत भी कहा जाता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। जितने सारे कवि आचार्य सारे बने, उन्होंने कविता लिखने की प्रणाली ही बना डाले कि पहले दोहे में अलंकार या रस का लक्षण लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कविता या सवैया लिखना। इस प्रकार लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ और लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों की भरमार। सभी कवि अपने को श्रेष्ठ आचार्य साबित करने में तुले हुए थे, लेकिन आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन या पर्यालोचन शक्ति की जरूरत होती है, उसका विकास नहीं हुआ। कवि लोग एक ही दोहे में अपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कर्म में प्रवृत्त हो जाते। उस समय गद्य का विकास नहीं हुआ था। जो कुछ लिखा जाता था वो पद्य में ही लिखा जाता।
पद में किसी बात का सम्यक मीमांसा या उस पर तर्क वितर्क नहीं हो सकता। रीतिकाल में जो शासक हुए उनमें सत्य, अहिंसा और वीरता नहीं थी। वे लोग मोह, हिंसा आदि से भरे हुए थे। उनमें नगर और नगरवासियों के हित की चिंता ही नहीं थी। वे तो 24 घंटे नर्तकियों का नृत्य ही देखा करते थे। इसी प्रकार के विभिन्न रीति कुरीतियों के कारण इस काल का नाम रीतिकाल पड़ा। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपके लिए हम जल्द ही लाएंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।